दोस्तों, आप सभी साथियों का इस्तकबाल है आज के इस सेशन में। आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जो खास है उर्दू असातिज़ा के लिए। बिहार में होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो उर्दू असातिज़ा हैं या किसी दूसरे विषय के शिक्षक पेपर 1 में उर्दू भाषा का चयन किया है, उनके लिए स्पेशल है। उर्दू असातिज़ा से जो सवालात पूछे जाएंगे उनमें कवायद का, ग्रामर का अहम रोल होता है। उर्दू कवायद को हम कंप्लीट करेंगे। तारीफ और मिसालों के साथ साथ हम आपको मारूदी सवालात के मजमुआ देंगे ताकि आपके इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी हो सके। वैसे मुकम्मल तैयारी के लिए हमने कंप्लीट नोट्स बनाया है जिसे PDF और प्रिंटेड प्रोवाइड करते हैं। PDF आप अपने व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट एड्रेस पर प्राप्त कर सकते हैं। हम कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा देते हैं। BPSC TRE चाहे PRT हो, कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनने चाहते हो, चाहे आप हाई स्कूल टीचर के लिए एलिजिबल हो, चाहे +2 के नोट्स चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। सभी विषय का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है और बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। हमारा लक्ष्य परीक्षा की बेहतर तैयारी कराना है। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपको उर्दू के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com पर फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी एंड्रॉयड ऐप जिसे आप टीचर रहमत के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बहुत सारी अध्ययन सामग्री फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कवायद और उसके अज्जा की। आज जो है पहला क्लास है, इसलिए हम कवायद की डिफिनीशन से शुरुआत करते हैं। साथ साथ हम आपको मारूदी सवालात के मजमुआ भी देते रहेंगे। अगर आप हमारे नोट्स हासिल करते हैं तो सारे मटेरियल एक साथ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि आप आसानी से तैयारी कर सके। दोस्तों, कवायद जो होता है उसे अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं, हिंदी में इसे व्याकरण कहते हैं। ग्रामर हो चाहे व्याकरण हो चाहे कवायद हो, इसका ताल्लुक ज़बान से होता है, भाषा से होता है, लैंग्वेज से होता है। ये जो है ज़बान का सही सही बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ज़बान के बोलने के, लिखने के, पढ़ने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं जिसे उर्दू में कायदा कहते हैं। इसी कायदे का जो प्लुरल होता है, जमा होता है, कलेक्शन होता है, उसूल का, ज़ाब्ते का मजमुआ होता है, उसे कवायद कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कायदा सिंगुलर है, वाहिद है, इसी का जमा हो गया कवायद, जो प्लुरल है, जमा है। अब आप समझ गए होंगे कि कवायद कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ उसूल है, कलेक्शन ऑफ ज़ाब्ता है, उसूल और ज़ाब्ते का मजमुआ है, क्योंकि ये जमा है। उर्दू जो है एक तरक्की याफ्ता ज़बान है। दिन ब दिन ये तरक्की पजीर है, काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है, काफ़ी मीठी ज़बान है। इसके सही सही लिखने बोलने के उसूल और ज़ाब्ते मुकर्रर हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं उर्दू में ज़ाब्ते के मुताबिक ही बोलेंगे, उसूल के मुताबिक ही बोलेंगे, तभी हमारे बात में वज़न होगा। ये सिखाता है हमें कवायद। जैसे लड़का आता है, लड़की आती है, इसको पलट दीजिए, लड़की आता है, लड़का आती है, आपका वज़न बिगड़ जाएगा, आपकी मजाक उड़ाने लगेंगे लोग, क्योंकि आपने कवायद को फॉलो नहीं किया। उर्दू कवायद का ताल्लुक जो है इन्हीं उसूलों से है। इसमें हम हरफ, फिर लफ्ज़, जुमलों की तकसीम, तारीफ, तश्कील सभी का ख्याल रखते हैं, तब जाके कवायद मुकम्मल होता है। ये जो उर्दू कवायद है उसके 5 अज्जा होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हिज्जा, सर्फ, नहव, बयान, उरूज आते हैं। इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहव, इल्मे बयान, इल्मे उरूज सभी पर हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि कहा जाए तो पूरी की पूरी कवायद इन्हीं 5 अज्जा पर मुनहसर होती है। फिलहाल इन शॉर्ट हम जानने की इल्मे हिज्जा को ऑर्थोग्राफी कहते हैं। इसमें हुरूफ के हरकत का बयान होता है। सर्फ को इटिमोलॉजी कहते हैं। इसमें लफ्ज़ की तकसीम, गर्दान, इश्तिकाक व तश्कील से बहस की जाती है।
नहू को सिंटैक्स कहते हैं। इसके तहत जुमले के अज्जा, उनकी तकसीम और जुमलों के बाहमी ताल्लुक और तरतीब का बयान होता है। बयान हेड्रोडिक, इसमें लफ्ज़ की फसाहत और जुमलों की बलागत से बहस की जाती है। इल्म उरूज में नसर के बरअक्स इसका ताल्लुक शेर से है। इसके तहत शेर के वज़न से बहस की जाती है। इल्म उरूज की तालीम शायर के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। नज़म हो, गज़ल हो, ये सब इल्म उरूज पर मुनहसर है। ये था इन शॉर्ट कवायद के 5 अज्जा। अब हम मुकम्मल कवायद की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलग अलग पार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हरफ के बारे में। हर्फ जो होता है किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई होती है। अंग्रेज़ी में भी हर्फ होता है, हिंदी में भी हर्फ होता है। हिंदी में हर्फ को वर्ण और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, ये इन्हीं हर्फों का मजमुआ होता है। आप जो बोल रहे हैं उसके आप टुकड़े करेंगे, जो लिख रहे हैं उसके टुकड़े करेंगे, तो आखिर में जो बचेगा वो हर्फ है। हर्फ जो होता है दरअसल आवाज़ की अलामत होता है। असल में ये आवाज़ की तहरीरी अलामत ही होती है। यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं उसको हम ज़रूर लिखेंगे। जैसे हमने बे बोला, ते बोला, बोतल बोला, पानी बोला, तो इसमें जो भी हर्फ आ रहा है उसे हम लिख सकते हैं। इसकी एक अलामत होती है। बे लिखना हो तो हम नीचे ही नुक्ता देंगे, ऊपर कभी नहीं दे सकते हैं। जिम लिखना हो तो बीच में ही नुक्ता देंगे, ऊपर कभी नहीं दे सकते हैं। यानी एक अलामत है, उसे ही आपको फॉलो करना है। इसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं लिख सकते। जो पहले से कायदा बना हुआ है उसी को फॉलो करना होगा। उर्दू में बहुत सारे हरूफ होते हैं। इसी हरूफ के मजमूए को हरूफ तहज्जी कहते हैं। यानी हरूफ तहज्जी क्या है? कलेक्शन ऑफ हरूफ है, यानी हरफों का मजमूआ है, ग्रुप ऑफ हर्फ है। अब जब ग्रुप है तो उसमें कई तरह के हर्फ हो सकते हैं। ख़ास तौर से देखा जाए तो हरफ तहज्जी में 2 तरह के हरूफ होते हैं। पहला है मुफरद, दूसरा है मुरक्कब। हम बात करते हैं हरूफ तहज्जी की, तो उर्दू में कुल 51 हरूफ होते हैं। अलिफ से लेकर के ये तक जितने भी हरूफ हैं ये सब मुफरद कहलाते हैं। और कुछ हरूफ और होते हैं जिसका इस्तेमाल लिखने में होता है। ये हरूफ 2 मुफरद हरूफ से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसे मुरक्कब हरूफ कहते हैं। मुरक्कब का मतलब ही होता है मिला हुआ, मिलकर बनने वाला। ये जो आप देख रहे हैं मुफरद हरूफ, इनकी तादाद 36 है और मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 51 51 हो जाएगा। ये जो मुफरद हरूफ तहज्जी है ये अलिफ से लेकर के ये तक होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही हरूफ होता है, इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मुरक्कब जो हरूफ तहज्जी है इसका टुकड़ा हो सकता है। बे और हे दोनों मिलकर के बे में हे लगा भे बनता है। पे और हे दोनों मिलकर के पे में लगा फे बनता है। इसे मुरक्कब कहते हैं क्योंकि 2 मुफरद से मिलकर बनता है। देखा जाए तो इनकी तादाद 15 है। लिखने में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे आप भात लिखेंगे तो भे से लिखेंगे, फल लिखेंगे तो फे से लिखेंगे, थाली लिखेंगे तो थे से लिखेंगे। इसी तरह 60 में थे, झाड़ू में झे, छाता में छे, दूध में धे, ढोलक में ढे। यानी जितने भी 15 मुरक्कब हरूफ हैं इनका इस्तेमाल लिखने में होता है। इसलिए आपको याद रखना है। हम अलग से मारूजी सवालातों के मजमुआ देंगे जिसमें आपका इआदा हो जाएगा। फिलहाल आप याद रखें कि हरूफ की तादाद कितनी है? 51, जिसमें मुफरद 36 हैं, मुरक्कब 15 हैं। दोनों को जोड़ के 51 हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे जो हम पढ़ेंगे वो है हरूफ के अक़साम, हरूफ की किस्में। हरूफ की बहुत सारी किस्में होती है, एक तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, दूसरा माना के एतबार से। सीटेट के क्लास में तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हरूफ के अक़साम को हमने पढ़ाया था, साथ ही साथ माना के एतबार से भी पढ़ाया था। आज हम तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से जानेंगे कि हरूफ की कितनी किस्में होती है। जितने भी हरूफ हैं उसमें कुछ हरूफ ख़ास तौर से अलिफ, नून, वाव है, ये इनकी
कुछ किस्म होती है और लिखने में पढ़ने में अलग अलग जगह इनका अलग अलग इस्तेमाल होता है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अलिफ के बारे में। अलिफ जो हरूफ है ये कितने तरह के होते हैं। अलिफ की दो किस्म होती है। पहला है अलिफ मकसूरा, दूसरा है अलिफ ममदूदा। ये दोनों अलिफ की ही किस्म है, लेकिन दोनों शक्ल में, लिखने में, पढ़ने में एक दूसरे से अलग होते हैं। अलिफ मकसूरा वो अलिफ है जिसकी आवाज़ सादा होती है। इसकी पहचान ये है कि इस पर मद नहीं होता। ये चाहे हरूफ के आखिर में आए, हरूफ के शुरुआत में आए, हरूफ के बीच में आए, इसमें मद नहीं होता है। इसे खींचकर नहीं पढ़ा जाता है, इसकी आवाज़ सादा निकलती है। जैसे अदब, अलिफ की आवाज़ है लेकिन सादा है। बाल, हवा, लेकिन जब अलिफ मर मद की अलामत आ जाए, उसे खींचकर पढ़ा जाए तो ये अलिफ ममदूदा हो जाता है। जैसे आम, आग, आप, आज, आस। ये जो मद है, सैम्बल आप देख रहे हैं, इसे मद कहते हैं। इसके आते ही इसे खींचकर पढ़ा जाता है। अगर ये मद नहीं होता तो हम पढ़ते अलिफ मीम जबर आम। अब ये हो गया अलिफ मद आ मीम आम। इसका इस्तेमाल जो होता है हिंदी के आ के बराबर होता है। अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, दोनों में क्या डिफरेंस है हमने जान लिया। खास तौर से अलिफ ममदूदा जो होता है लफ्ज़ के शुरुआत में आता है, लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज है जिसके दरमियान में भी अलिफ ममदूदा आता है। जैसे कुरान, माल, ये सब अरबी के लफ्ज़ हैं जिसके बीच में अलिफ ममदूदा आता है, यानी मद वाली अलिफ आती है। यानी जहाँ कहीं भी आपको मद दिखाई दे वो अलिफ ममदूदा है, मद नहीं रहे तो अलिफ मकसूरा है। दोनों की बेसिक पहचान यही है। अलिफ के बाद हम बढ़ते हैं नून की तरफ। नून के भी दो अक़साम है, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना। ज़ाहिर का मतलब होता है जो दिखता हो। नून ज़ाहिर, इसका तलफ़ुज़ जो होता है बिल्कुल ज़ाहिर और आयां होता है, यानी इसका तलफ़ुज़ ज़रा भी पोशीदा नहीं रहेगा, पूरी तरह से ज़ाहिर रहेगा। जैसे हमने कहा जान, पान, धान, यानी नून की आवाज़ पूरी तरह से निकल रही है, नून मुकम्मल तौर पर तलफ़ुज़ में आ रहा है। इसीलिए नून ज़ाहिर में नून जो होगा पूरी तरह से ज़ाहिर होगा। और इसकी पहचान भी यही है कि नून की आवाज़ ज़ाहिर हो। इसके ठीक उल्टा होता है नून गुन्ना। इसकी आवाज़ ज़ाहिर नहीं होती बल्कि नाक से निकलती है। जैसे हमने कहा आंगन, ये जो बाद वाला नून है पूरी तरह से ज़ाहिर है, लेकिन पहले वाला जो नून है इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। हम आंगन नहीं बोल सकते, आंगन बोलेंगे, यानी नून की आवाज़ नाक से निकलती है। ये है पतंग, पलंग। यहाँ भी नून जो है ज़ाहिर नहीं बल्कि इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। अगर हम इसे ज़ाहिर तौर पर बोले तो पतंग, पलंग। ये क्या अल्फाज सही है? बिल्कुल गलत है। हमें नून को ज़ाहिर नहीं करना है, तभी ये सही तौर पर तलफ़ुज़ हो पाएगा। यानी नून गुन्ना की पहचान ये है कि इसकी आवाज़ नाक से निकलती है, इसे हम ज़ाहिरी तौर पर नहीं बोल सकते। दूसरी पहचान नून गुन्ना की ये होती है कि जब ये लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इस पर नुक्ता नहीं लगता। लफ्ज़ के बीच में आ जाए तो इसमें नुक्ता लगता है, इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। लेकिन यही नून गुन्ना जब लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इसकी आवाज़ तो नाक से निकलती ही है, लेकिन इस पर नुक्ता भी नहीं लगता। ये कहाँ, नेहाँ, जहाँ, ये सब जो लफ्ज़ हैं इसमें आखिर वाले नून में नुक्ता नहीं है, इसे नून गुन्ना कहते हैं। नून गुन्ना की पहचान ये है कि इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। दूसरा, जब ये लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इस पे नुक्ता नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं वाव की तरफ। उर्दू में वाव की 3 किस्म होती है। पहला है वाव मारूफ, दूसरा है वाव मजहूल, तीसरा है वाव मादूदा। तीनों में क्या डिफरेंस है आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वाव मारूफ के बारे में। ये वो वाव होती है जिसे खींचकर पढ़ी जाती है। अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो
یہ واو جو ہوتا ہے درگھ اوکار کی ماترا کے برابر ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی درگھ اوکار کی ماترا لگ جائے وہاں پر واو معروف پوشیدہ ہوتا ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی علامت ہوتی ہے جو الٹا چھ کے برابر ہوتا ہے، جس کا استعمال ہم ہے کے نیچے کرتے ہیں. یہ جو ہے خوب، وہ، سو، اور، چور، گوت، یہ سب واو معروف کی پہچان ہے. ہندی میں اگر آپ لکھیں گے خوب تو کس طرح لکھیں گے؟ اس طرح لکھیں گے، درگھ اوکار کی ماترا دیں گے. یعنی میں نے جو کہا تھا کہ درگھ اوکار کی ماترا جہاں پر ہو وہ واو معروف ہے. آپ خوب کو دیکھیے، یہاں پہ درگھ اوکار کی ماترا ہے. آپ پور لکھیے، یہاں بھی درگھ اوکار کی ماترا آئے گا، نور میں بھی درگھ اوکار کی ماترا آئے گا. یعنی جو میرا ذاتی تجربہ ہے، جہاں کہیں بھی درگھ اوکار کی ماترا ہے وہ واو معروف ہے، کیونکہ اسے بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، واو معروف کو بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. آئیے ہم بڑھتے ہیں واو مجہول کی طرف. واو مجہول جو ہوتا ہے اسے کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا. ہندی سے اگر ہم اسے تلنا کریں تو یہ جو برابر ہوتا ہے وہ کار کی علامت کے برابر ہوتا ہے. ہندی میں جہاں کہیں بھی اوکار کی ماترا آتی ہے اسے ہم لکھنے کے کرم میں اردو میں واو کا ہی استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم نے لکھا مول، یہ جو مول ہے اردو میں اس طرح لکھائے گا. شور اردو میں اس طرح لکھائے گا. وہ سو، کو ہو، تو ہو، دو ہو. جہاں کہیں بھی اوکار کی ماترا ہے وہاں پر واو کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس واو کو آپ کھینچ کر نہیں پڑھ سکتے. اس اوکار کی ماترا کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے، اسی لیے یہ واو مجہول ہے. ہندی سے کمپیریزن کر کے آپ آسانی سے سمجھ پا رہے ہوں گے. اب ہم بڑھتے ہیں اگلی قسم کی طرف جو ہے واو معدولہ. انگریزی میں ایک ورڈ ہوتا ہے سائلنٹ، جسے لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اسے اردو میں معدولہ کہتے ہیں. یہ جو واو معدولہ ہے اس میں واو لفظ میں لکھے ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. جیسے خواب، واو جو ہے موجود ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، بولنے کے کرم میں واو کی آواز نہیں آتی ہے. خواہش، خوش، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے تھے اور سین پڑھ رہے ہیں، واو نہیں پڑھ رہے ہیں. خورشید، یہاں بھی واو پوشیدہ ہے پڑھنے میں لیکن لکھا ضرور جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ واو کی تین قسم، واو معروف میں واو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، واو مجہول میں واو کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، واو معدولہ میں واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. واو کے بعد جو ہم اگلی قسم کو جانیں گے وہ ہے ہے. یہ جو ہے اس کی دو قسم ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ہائے ملفوظی، دوسرا ہے ہائے مختفی. ملفوظی یعنی جو تلفظ میں آئے، تلفظ سے بنا ہے ملفوظی اور ملفوظی بنا ہے ملفوظ سے. یہاں پر گناہ، سیاہ، پناہ، کو، یہاں پر اے کی آواز نکل رہی ہے، ہے تلفظ میں آ رہا ہے، اس لیے یہ سب کے سب ہائے ملفوظی ہیں. دوسرا ہوتا ہائے مختفی. مختفی جو ہے تخفیف سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، چھپا ہوا. اس میں آواز جو ہے الف کی معلوم ہوتی ہے لیکن لکھا یہ جاتا ہے. جیسے بندہ، لکھنا ہے بندہ لیکن پڑھنا ہے بندہ. لکھنا ہے گندہ، پڑھنا ہے گندا. یعنی اے لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، الف کی آواز آتی ہے. رشتہ، لکھا جاتا ہے رشتہ، پڑھا جاتا ہے رشتہ. لکھا جاتا ہے قصہ، پڑھا جاتا ہے قصہ. یعنی یہ ہو گیا ہائے مختفی. ہے کے بعد ہم بڑھتے ہیں یہ کی طرف. یہ کی بھی دو قسم ہوتی ہے، یائے معروف، یائے مجہول. حالانکہ یہ کی تیسری قسم یائے معدولہ بھی ہے لیکن بہت قواعد میں سے اگنور کیا جاتا ہے. آئیے پھر اسے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. یائے معروف کا تلفظ کھینچ کر کیا جاتا ہے. ہندی سے اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو یہ درگھ ای کی ماترا کے برابر ہوتا ہے. جیسے ہم نے لکھا پانی،
न में दीर्घ ई की मात्रा है, इसलिए हम जो है इसका उच्चारण भी खींच कर करते हैं। पेनी पा नु नी, पानी, रोटी, घाटी, सब में जो है दीर्घ ई की मात्रा आती है। ये दीर्घ ई की मात्रा अक्षर के आखिर में न आकर बीच में भी आती है। जैसे किसी ने लिखा जीत, ज दीर्घ जी आता जीत, यहाँ पर भी हम ये का इस्तेमाल करेंगे और इसे खींचकर पढ़ेंगे। जीत, मीत, अमीर, नसीब, करीब, जहाँ कहीं भी दीर्घ ई की मात्रा आती है हिंदी में, हम उस ये को खींचकर पढ़ते हैं। इसे ही याए मारूफ कहते हैं। ये की तीसरी किस्म है याए मजहूल। याए मारूफ के बाद हम जानते हैं याए मजहूल को, इसकी आवाज़ सादा होती है, इसे खींचकर नहीं पढ़ी जाती। हिंदी से तुलना करें तो ये एक आर की मात्रा के बराबर होता है। जैसे हमने लिखा रेत, रेर, यहाँ पर एक आर के जगह उर्दू में ये का तो इस्तेमाल होता है, लेकिन इस ये को खींचकर नहीं पढ़ा जाता। गहरे, पहरे, पर्दे, एक, हर जगह एक आर की मात्रा आती है, लेकिन उस एक आर की मात्रा के बदले हम ये तो लिखते हैं, लेकिन उस ये को हम खींचकर नहीं पढ़ते, सादा आवाज़ निकलती है। इसे ही याए मजहूल कहते हैं। ये जो याए मारूफ है, ये लफ्ज़ के दरमियान भी आता है। ऐसे वक्त में उसके नीचे खरा ज़ेर की अलामत आती है, ताकि समझ में आए कि हमें इसे खींचकर पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे झील, झ दीर्घ झील, झील, दीर्घ ई के बदले हम ये लिखते हैं, इसे खींचकर पढ़ते हैं। तो कैसे खींचकर पढ़ना है ये अलामत बतलाता है। ये की तीसरी किस्म होती है याए मातूला। इसमें ये लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे हमने लिखा मूसा, इसमें ये पढ़ा नहीं जाएगा, ये साइलेंट है। से खरा ज़बर सा, ईसा, इसमें भी एन ई सीन खरा ज़बर सा, ये पढ़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, अभी हमने आपको क़वायद, हरूफ और हुरूफ के अक़साम से तारुफ कराया है। आगे क़वायद के क्लास में हम कलमा को जानेंगे, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट क्लास में हम मारूदी सवालात के मजमुआ लेकर आएंगे जो हरूफ और उसके अक़साम से मुतालिक हो। यह क़वायद लगभग 80 पेज का है। अलग से आपको मारूदी सवालात के मजमुआ दिए जाएंगे, कंप्लीट उर्दू क़वायद, साथ ही साथ बीपीएससी टीचर का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारी तैयारी आपके लिए सफिशिएंट है। सुनिश्चित सफलता हमारी पहचान है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।